डेफिसिट को बोरोइंग कहते हैं। दिमाग में घुसा लो, फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना डेफिसिट होता है उतना ही लोन लेते हैं। इज़ इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ये एक टफ चैप्टर है देखा जाए तो। तुम लोग फिर भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि थोड़ा बेहतर ही समझ रहे हो आम जनता से। इजी नहीं है ये टॉपिक, इसके बाद थोड़ा इजी टॉपिक उठाएंगे। प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? एक लाइन का फॉर्मूला है, लिखो। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। एक लाइन का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। अब पेन नीचे रखो, इसका मतलब समझो। प्लीज़ पे अटेंशन एंड लुक एट दिस। बेटू 2017 के ईयर में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी, हमने लोन लिया। बताओ लोन लेते हैं तो क्या देना पड़ता है? अगला साल आया, अगला साल जो था उसमें फिस्कल डेफिसिट था 3000, मगर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये लास्ट ईयर का बर्डन हमें इंटरेस्ट देना पड़ा था जो 1000 रुपीज़ का था। फिर से सुनो पूरी स्टोरी। बेटा 2017 में हमने लोन लिया था जिसका इंटरेस्ट था 1000। बताओ कब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जब तक लोन चलेगा। तो हमको देना था 4, 5, 6 साल तक। तो 2018 में हमारा फिस्कल डेफिसिट था 3000, बट इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट था 1000। तो उसको हटा के देखो तो कितना डेफिसिट बचा। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, जो बताता है कि 2018 के खर्चे ज़्यादा थे रिसीट से, तो 2000 रुपये की कमी पड़ी। पर वो 2 की जगह 3 क्यों दिख रहा था? क्योंकि पिछले साल का इंटरेस्ट हमारे सर पे बर्डन की बड़ा तरह रखा था। डिड यू अंडरस्टैंड? फिर से सुनो। हम लोगों ने 2017 में लोन लिया था जिसका इंटरेस्ट था 1000 रुपीज़। इंटरेस्ट 1 साल की प्रॉब्लम नहीं है, वो तब तक देना पड़ता है जब तक आपका पूरा लोन चुक नहीं जाए, इसलिए लोग निपट जाते हैं। हमारे इंडिया में गाँव में किसान खुदकुशी क्यों करते हैं? बेचारे एक बार लोन लेते हैं, अगले साल फिर फसल खराब, तीसरे साल फिर खराब, फिर खराब, और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और लोन का इंटरेस्ट देना है देना है देना है देना है। उनको लगता है अब दे ही नहीं सकते, लटक जाते हैं। ये बहुत समस्या हमारे देश की। सबसे ज़्यादा इंडिया में सुसाइड करते हैं नॉट लवर्स, फार्मर्स। सबसे ज़्यादा देश में सुसाइड करते हैं फार्मर्स, कर्ज के बोझ तले। कर्ज मीन्स लोन का इंटरेस्ट चुकाते नहीं बन रहा है। तो फिर से सुनो अब इस संदर्भ में बात को। हमने 2017 में लोन लिया जिसका इंटरेस्ट था 1000। 2018 में हमने देखा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, वो था 3000। बट ध्यान से देखा 1000 तो इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन था, उसको हटाओ अलग, तो शुद्ध डेफिसिट कितना था? 2000। दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। अब्जॉर्ब करो उस बात को। फिस्कल डेफिसिट में से क्या हटाया? इंटरेस्ट। क्यों हटाया? क्योंकि वो इस साल का खुदा नहीं है। किस साल का पाप है वो? इसलिए उसको हटाया। तो इस साल का एक्चुअल कमी समझ में आया? क्या तुम्हारे मगज में घुस गई बात? क्या बोला मैंने? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू प्राइमरी डेफिसिट, विच टेल्स यू कि इस साल की कमी एक्चुअली कितनी है। आ पा रहा है समझ में? अब उसको ऐसे ही लिखो जैसे ये लिखा है, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। प्योर डेफिसिट इस साल का इज प्राइमरी डेफिसिट। यस, यू आर डिफाइनिंग इट करेक्ट पाखी। वी कैन कॉल इट प्योर डेफिसिट ऑफ करंट ईयर। प्योर डेफिसिट ऑफ करंट ईयर। वाई आर यू नॉट कॉलिंग फिस्कल डेफिसिट प्योर? क्योंकि इसमें दिस ईयर प्लस लास्ट ईयर के दोनों के बर्डन हैं, है ना।
लास्ट ईयर का क्या बर्डन है बेटू? इंटरेस्ट। तो उसको हटा के देखो कि एक्चुअली इस साल का कितना है। बेटू नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी लिख। हाँ, ये देखने के लिए कि मात्र उधार लेने के चक्कर में अपन कितने गड्ढे में हैं। ओके, सो तुम लोग अब मुझे बताओ, तुमने 3 तरह के डेफिसिट पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? बजट। दूसरा फिस्कल, तीसरा प्राइम। कौन सा प्योरली इस साल के खर्चे ज़्यादा होने से हो रहा है? प्राइमरी। कौन सा पिछले साल के ब्याज को जोड़ के हो रहा है? फिस्कल। और बजटरी तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमने रिसीट में किसको जोड़ लिया? बोरोइंग, जो हमारा खुद का पैसा कभी था ही नहीं। आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, कुछ इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आ जाएगा समझ। ठीक है, लिख लिया प्राइमरी डेफिसिट, डेफिनेशन लिख ली। देखो क्या लिखी तुमने डेफिनेशन? प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर। बस माइनस करना है, फॉर्मूला ऐसे लिख लो बस, डब्बा बना के। फिस्कल माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी। अब एक बात बताओ, लास्ट ईयर हमने कोई लोन लिया ही नहीं था, हमारी पॉलिसी नहीं लोन लेने की। जब लोन नहीं था तो बताओ इंटरेस्ट होगा क्या? जब फिस्कल में से इंटरेस्ट हटेगा ही नहीं तो क्या वो और प्राइमरी इक्वल हो जाएगा? तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन, ऐसे लिखो, इफ नो लोन एफडी इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। इफ नो लोन फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। कैन यू टेल मी वाई? बच्चों कैन यू टेल मी? हाँ बेटू तू ही बोल दे। जब इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी। माइनस जीरो है वो, तो दोनों बराबर हो गए। कम अगेन, कौन तीनों? हाँ, गुड क्वेश्चन। मगर वो इस साल के लोन क्या हो सकता है? फिस्कल डेफिसिट तो पिछले साल के लोन के गड्ढों की बात कर रहा है। बट गुड ऑब्जर्वेशन बेटू, बजटरी डेफिसिट इस साल के लोन की बात करता है और फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के ब्याज की बात करता है। बट गुड थॉट, समझ में आया उसने क्या बोला? उसने कहा मैम लोन ही नहीं लिया, तो बजटरी डेफिसिट की रिसीट वाले पॉइंट में भी लोन ज़ीरो हो गया। तो वही तो मात्र डिफरेंस था फिस्कल और बजटरी में, राइट और नो? तो तीनों ही डेफिसिट बराबर हो गए। पढ़ेंगे, अपन भी पढ़ेंगे। अभी कुछ लोगों का नहीं जल पा रहा है एंटीना, कोई बात नहीं, सिट गुड। इतना समझ में आया अभी क्या बोला मैंने? चिंता मत करो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लोन अगर नहीं लिया तो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बेटू क्या होंगे? बराबर, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में से कछु माइनस ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट ही नहीं था ना। ओके, फिर नीचे वाली लाइन लिखो, प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मेन होता है इन कॉजिंग फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज of fiscal deficit. Primary deficit is the root cause of fiscal deficit. एक और लाइन लिखो, समझ में थोड़े दिन बाद आएगी। A zero primary deficit, a zero primary deficit, a zero primary deficit indicates that interest commitment on earlier loans have forced the government to borrow। इसको लिख के छोड़ दो बस। जब सेकेंड राउंड में कोर्स करेंगे, जब तुम लोग और चैप्टर्स थोड़े पढ़ चुके होगे, तब इसको समझ पाओगे। बस लिख के ज़रूर रख लो और उसमें लिख लो MCQ। A zero primary deficit indicates that interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow।
इसको बस लिख के छोड़ दो। अब एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको फटाफट सॉल्व कर, फटाफट। सोल्यूशन साइड में है मगर देखना मत। क्या हुआ? ये है क्वेश्चन, लिखो रेवेन्यू रिसीट 100, क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट। रेवेन्यू रिसीट 100, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 150, कैपिटल रिसीट 600, कैपिटल एक्सपेंडिचर 800। इतना लिख लो पहले, सब लोग एक साथ आ जाओ। यहाँ तक आ गए बच्चों सब लोग? घर में जितने लोग हैं यहाँ तक लिख लिया? आगे लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडेड इन अबव एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडेड इन अबव एक्सपेंडिचर 2020। फिर लिखो बोरोइंग इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट। ऊपर फिगर दिया था मैंने तुम्हें कैपिटल रिसीट, तो नीचे लिखा है मैंने बोरोइंग इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट 100। अब यहाँ तक तुम्हें दे दिया। अब फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बनेगा बनेगा, धीरे धीरे करो, बिल्कुल जल्दी नहीं है, नो हरी, आराम आराम से करो, सोच सोच के, कंसंट्रेट कर करके। बच्चों मैं तुझे हेल्प करूं? नहीं क्लिक कर रहा? कोशिश कर। रेवेन्यू रेवेन्यू माइनस कर ले तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, कैपिटल कैपिटल कर ले कैपिटल डेफिसिट आ जाएगा बेटू, दोनों को जोड़ दे बजटरी डेफिसिट आ जाएगा। फिर फिस्कल निकालने बैठी हो, जब फिस्कल निकाल रहा होएगा ना तो कैपिटल रिसीट में से लोन हटा देना, कोशिश ट्राई कर। नहीं क्लिक कर रहा बच्चों? कोई बात नहीं, तू पूरा चैप्टर फ्रेश पढ़ ली, जितना बन रहा है उतनी कोशिश तो करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बन रहा है तो जितना बन रहा है ट्राई करो। थोड़ी एक दूसरे से हेल्प डिस्कशन करना पड़ रहा है, कर लो, सोल्यूशन तक आने की कोशिश करो। गुड बच्चों, जो लोग घर पे कर रहे हैं वेरी गुड। फिस्कल डेफिसिट नहीं पता? मैं अभी बताती हूँ कैसे निकालेंगे, मैं अभी बताती हूँ बेटू। क्या बेटू मैंने कहा था बोरोइंग नहीं करते? वो तो आइडियल सिचुएशन है, बट करी है तो देखना पड़ेगा ना। नहीं आ रहा मुस्कान? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा, सीखते हैं अभी अपन। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। चलो बेटू सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। प्लीज़ सी, सबसे पहला मैंने तुमसे कहा रेवेन्यू डेफिसिट। बताओ रेवेन्यू डेफिसिट में कौन सी दो चीज़ कंपेयर करते हो? रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो रेवेन्यू रिसीट वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसका 50 आंसर आ गया है? ठीक है, किसको लगा कि थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है, एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है? ठीक है, आएगा धीरे धीरे। देन मैंने तुमसे कहा कि कैपिटल डेफिसिट निकाल दो। तुम्हें मालूम है कैपिटल कंपेयर कर लो, कैपिटल डेफिसिट आता है। तो देखो
कैपिटल रिसीट 600 थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर 800, 200 रुपये आ गया कैपिटल डेफिसिट। राइट, कितने लोगों का ये आ गया? ठीक है बच्चों, तेरे को नहीं क्लिक करा? सुन, टॉपिक मिस हो गया है क्या बीच में से? अच्छा, एक आध दिन संडे को कवर करा दूँगी, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अभी जितना समझ आ रहा है उतना कोशिश कर। अब आगे सुनेंगे बजटरी डेफिसिट। क्या मैं दोनों टाइप के डेफिसिट को जोड़ के निकाल सकती हूँ? तो बजटरी कितना हो गया? 250। यहाँ तक कितने लोगों को बन गया? ठीक, तो यहाँ तक भी स्टोरी बन रही है। देन अब मैंने तुमसे कहा जब फिस्कल निकालते हैं तो क्या करो, तुम इतना सा करो कि ये जो बजटरी, ये जो कैपिटल, सारी रिसीट जोड़ लो पहले। तो बताओ रिसीट क्या क्या है? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ये दोनों का टोटल कितना है? 700। बट इसमें से क्या छोड़ना है? और बोरोइंग क्वेश्चन में कितनी दी है? 100। तो 700 माइनस 100 कितनी बची रिसीट? 600। अब एक्सपेंडिचर बता दो कितने हैं? ये और ये दोनों टाइप के जोड़े तो 950 आ रहा है, हाँ या ना? देखो बिल्कुल जल्दी नहीं है, बट अपने को समझ के ही आगे बढ़ना है। कैसे देखते हैं? रेवेन्यू रिसीट उठाओ, ये देखो रेवेन्यू रिसीट लिया, कैपिटल रिसीट लिया, बताओ दोनों का टोटल कितना है? बट क्वेश्चन में मैं तुम्हें कहा था बोरोइंग माइनस कर देनी चाहिए रिसीट में से। बोरोइंग कितनी थी? 100, तो यहाँ 100 माइनस किया, एक्चुअल रिसीट कितनी आ गई? 600। अभी मैं एक्सपेंडिचर पे गई। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला कितना था? 150, कैपिटल वाला 800, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 950। तो 600 और 950 का कंपैरिजन किया तो 350 आ गया। कितने लोगों को समझ आ गई? 250 बेटू, ये 600 और 950, 600 इज़ बेटू द रिसीट ना, और वो मिस्टेक हो गई। 350 कितने लोगों की घुस गई भेजे में? 350। अब मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट? 20, तो कितना आ गया? 330। हाँ या ना? बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, प्रेशर नहीं लेने का है। डोंट टेक प्रेशर। एक बात खुद देख लो, जिसको नहीं बना आप डाउट पूछो, जिसको नहीं बना डाउट पूछो। कहाँ नंदिनी? एक बार और बताऊं? ठीक है, मैं पूरा एक बार और बता रही हूँ, पूरा कैलकुलेशन एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक और क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो तुम लोग ना पैनिक मत करो कि मेरे को नहीं बन रहा, पूरी जनता जनार्दन को बन रहा है तो मेरे से कोई गुनाह हो गया। नो, हमने टफ चैप्टर उठा लिया इकोनॉमिक्स में एकदम से, तो थोड़ा तो एंड में ऐसे ही होता है। लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 800, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 800, रेवेन्यू रिसीट थी, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट 800, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1000। ये लिखते से ही बत्ती जली कि रेवेन्यू कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो बताओ इसी लेवल पे रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? तो वहाँ पर लिख लो 200। रेवेन्यू डेफिसिट साइड में निकाल लो, स्टेप बाय स्टेप चलो। यहाँ तक आ गई गाड़ी? रेवेन्यू डेफिसिट सबका 200 आ गया बच्चों। अब कैपिटल रिसीट 2000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 4000। तो बताओ कैपिटल तुलना करो तो क्या आता है? कैपिटल डेफिसिट कितना आ गया? 2000। उसको लिख के रख लो साइड में। थर्ड बेंच बच्चों, तू क्लिक कर पा रहा है? क्लास मिस हुई है क्या? थोड़ा कंफर्टेबल कम लग रहा है? बनेगा, धीरे धीरे बनने लगेगा। देख, कैपिटल रिसीट और कैपिटल को कंपेयर करो ना तो उसको कैपिटल डेफिसिट बोलते हैं।
बच्चों फिर अपन ने पढ़ा था कि रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट दोनों को जोड़ दो उठा के, कितना आ गया? ये कितना था तुमने अभी बताया था मैम 200, ये कितना बताया 2000, तो टोटल कितना हो गया 2200। कितने लोगों के बाजू में घुस गई, भेजे में अंतर घुस गया बिल्कुल। ठीक, जिन जिन को नहीं बन रहा है वो प्रेशर ना ले, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर का चैप्टर है, छोड़ नहीं सकता। हाँ, प्रैक्टिकल मिला के। अब आगे सुनो, मैंने तुम्हें सिखाया कि जब फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो बजटरी रिसीट और बजटेड एक्सपेंडिचर का ही डिफरेंस लेते हैं, बट रिसीट में से बोरोइंग को हटा देते हैं। बताओ बजटरी रिसीट कितनी थी? रेवेन्यू 800, कैपिटल 2000, तो ये 800 प्लस 2000 ये था 2800 माइनस कितना इसमें लोन था, हटा दो, तो प्योर कितना बचा 2300 तक। कितनों को समझ में आ रहा है? अब एक्सपेंडिचर देख लो, बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1000, कैपिटल 4000, सो 1 + 4 5000 एक्सपेंडिचर। तो यू हैव टू कंपेयर दिस एंड दिस। प्लीज़ टेल मी हाउ मच इज़ द 2700। कितने लोगों को ईमानदारी से समझ में आ गया? गुड। जिसको नहीं आ रहा है वो पैनिक ना करे, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है पता है स्कूल में तुमको एक भी क्वेश्चन ना कराएं, थ्योरी पढ़ा दें बस, बट बोर्ड में इसका प्रैक्टिकल आता है। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब मैंने तुम्हें सिखाया था कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्राइमरी डेफिसिट आता है। ये 2700 माइनस 100 2600। अभी आया कुछ समझ? आएगा। करत करत अभ्यास के ही जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात रही सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। इज दिस सॉर्टेड? बन जाएगा धीरे धीरे, लोड मत लो। अब आ जाओ नेक्स्ट, बुकलेट के खोलो जरा, दो एग्जाम्पल। अब आ जाओ नेक्स्ट, बुकलेट के खोलो जरा, दो एग्जाम्पल। बुकलेट खोलो फटाफट, बुकलेट खोलो फटाफट। आज एमसीक्यू भी करने हैं। नहीं पाखी, कैसे बेटू? एक मिनट याशिका बताती हूँ। 1 मिनट स्क्रॉल करना। क्या स्क्रॉल करूँ? किसे स्क्रॉल करूँ? फटाफट बुकलेट निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पे पहुँचेंगे। पेज नंबर कोई बालक बताएगा हमारे आलसी बालकों के लिए? 310। बड़े चलो 310। हाँ यार, नीचे एक्सचेंज करा लियो, नाम नहीं लिखा हो। हाँ हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, खोल लिया? चलिए देखते हैं। इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज़ 35 करोड़। बताओ बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट की क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज़ 35। इफ़ रेवेन्यू रिसीट इज़ 70, तो बस मिसिंग फिगर निकालना है तुम्हें। बताओ व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर बेटू? 35 इज इक्वल टू डैश माइनस 70, तो यहाँ 105 ही आएगा ना। बस इतना सा पॉइंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन। इतना ही सिंपल आता है। अपन ने तो बहुत टफ क्वेश्चन कर लिए, वो इतना ही पूछते हैं बस। कभी कभी ज़्यादा इजी भी हजम नहीं होता है। फिर से बताऊं? अबे निकालना। किसने पूछा? क्वेश्चन देखिए। इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज़ 35 करोड़।
इफ़ रेवेन्यू रिसीट इज 70 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हाउ मच इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2 मिनट के लिए शांति से देखो, अपना फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसमें से यहाँ मैंने लिख दिया 35, यहाँ मैंने लिख दिया 70, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल आएगा बाबू? इतना सही पॉइंट। कभी कभी इतना इजी हो जाता है तो भी दिक्कत है। मज़ेदार तो अगला क्वेश्चन है, लेट अस सी। शांत शांत। द इंटरेस्ट पेमेंट एज पर गवर्नमेंट बजट इज़ 1,40,000। कितने का इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है? 1,40,000। टोटल बोरोइंग इज़ 2,70,000। वॉट इज़ द प्राइमरी डेफिसिट? 2 मिनट के लिए बताओ, प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन क्या थी? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इन्होंने अपने को इंटरेस्ट बता दिया बेटू और फिस्कल डेफिसिट बताया नहीं। कोई हिंट है क्या क्वेश्चन में? उन्होंने अपने को बोरोइंग बता दी और अभी मैंने तुम्हें याद कराया था कि फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू बोरोइंग। तो बस बोरोइंग उन्होंने बता दी कि कंट्री की बोरोइंग है 270। तो तुम मान लो कि बोरोइंग इज़ इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, और फिर फिस्कल डेफिसिट अगर पता चल जाता है तो प्राइमरी इज़ सिंपली फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। तो 1,30,000 आंसर आएगा। करके देख लो, खुद करके देख लो। इसका क्लू क्या था? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। हाँ बेटू, उसका एंगल ये पकड़ के सोच, जब भी फिस्कल डेफिसिट भरना होता है तो अपन बोरोइंग करते हैं, तो इसलिए जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतना इक्वल टू बोरोइंग होता है। तो बस बोरोइंग को ही फिस्कल डेफिसिट इस सेंस में कहते हैं, इनडायरेक्ट सेंस में कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, दोनों बोर्ड के क्वेश्चन हैं और आई नो कि कुछ लोगों को बने नहीं हैं, बट मेरा ये कहना है धीरे धीरे बनेगा। एवरीथिंग इज़ टफ बिफोर इट इज़ ईजी। चलो थोड़े से MCQ करेंगे। कम टू MCQ फटाफट, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, एक पोर्शन बचा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 MCQs। क्वेश्चन 13 MCQ। हाँ बेटू, पूछना है कुछ? क्वेश्चन 13, द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर इज कॉल्ड बजट। बी में वो बोल रहे हैं इनकम एस्टिमेट, नो। अकाउंट, नो। एक्सपेंडिचर, नो। बजट इज द प्रॉपर वर्ड। डिड यू रियली अंडरस्टैंड? सेकेंड, प्लीज डोंट स्पीक अप, सी ऑल द ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? देखो बेटू, नहीं मेरे को बोलने दो, सुनो। वैट बेटू पुराना इनडायरेक्ट टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी भी पुराना इनडायरेक्ट टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स भी पुराना इनडायरेक्ट टैक्स था, संपत्ति कर वेल्थ टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ये बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हें अभी नहीं पता, तो ये क्वेश्चन करते करते ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं। अब नोट्स पे जाओ ज़रा, नोट्स पे जाओ, जहाँ तुमने डायरेक्ट टैक्स लिखा था वहाँ उसके एग्जाम्पल लिखो। दैट इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर नोट्स। आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू इम्प्रूव योर नोट्स। यहाँ देखिए डायरेक्ट टैक्स आपने लिखा था, आप इसके एग्जाम्पल में बाजू में लिख लीजिए वेल्थ टैक्स। जो इस तरह से MCQ को मेन नोट्स में ऐड ऑन करता जाता है, एग्ज़ाम वाले दिन उसको रेडी रेकनर की तरह सब कुछ सामने मिल जाता है और वो टॉप कर लेता है, और बाकी लोग फैला फैला के पढ़ते हैं। आज की पढ़ी हुई चीज़ 1 साल बाद कैसे याद रहेगी? तो आप MCQ को नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। इनडायरेक्ट टैक्स में घुसा लीजिए इधर, एक्साइज ड्यूटी,
जीएसटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम्स, ऐसे आपकी इम्प्रूव होते जाएंगे नोट्स। ये मैं आपको पहले भी लिखवा सकती थी, बट आई वॉन्ट यू टू इम्प्रोवाइज एंड सी हाउ टू इम्प्रूव योर नोट्स। नोट्स तुम्हारे हथियार हैं, उसी से तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूल में आना है। किसी को मत देना नोट्स, नॉलेज बांटने से अच्छी बढ़ती है पर अपने एग्ज़ाम के बाद। तो द मैसेज इज क्लियर। हाँ जी, कस्टम ड्यूटी इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे लगती है कस्टम ड्यूटी। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज लिसन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स इट इज कॉल्ड आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। सरप्लस है, एक्सपेंडिचर है, डेफिसिट है या एक्सपेंडिचर है, बजट डेफिसिट। आ रहा है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट का खर्चा एंड इट्स रिसीट एक्सक्लूडिंग। याद आ रहा है या रटना पड़ रहा है? श्योर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्सा कंपोनेंट ऑफ बजट? फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बोथ। बजट में दोनों ही होते हैं, फिस्कल भी कैपिटल भी। क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एज टैक्स एंड ड्यूटी इज, मेरे को बोलने देना, कैपिटल रिसीट है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी किसी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टैक्स रेवेन्यू रिसीट हाँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट नो। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। बच्चे बुक रोज कैरी किया करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 19, द अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड, बिटवीन टैक्स है या नॉन टैक्स? नॉन टैक्स। 20th क्वेश्चन और करेंगे, बाकी बात करेंगे बाद में। बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। चलो थैंकफुली इतना तो याद हो गया। लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। यू टुक द चैप्टर क्वाइट वेल। हालांकि कुछ तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाए, बट इट्स ओके। आई मीन स्टार्टिंग चैप्टर के हिसाब से तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा पढ़ा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन में लास्ट वर्ड क्या था? ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन्स लेट द गवर्नमेंट टू बोरो। लिख के छोड़ दो, अभी दूसरे चैप्टर के बाद समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नोट सामने हैं, खटाखट चार्ट बनाओ और ड्राइंग बनाते जाना, और इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बिल्कुल इजी है, किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो उसको भी समझ में आएगा। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्यों बजट बनाते हैं, क्या फ़ायदा होता है बजट से? क्लास के एंड में एक बारी सारी स्लाइड दिखा देना। बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, दिखाने की क्या बात है। फटाफट लिख लो, फिर डिस्कशन करते हैं। बट ऐसे तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रही, तुमने सही में ये चैप्टर अच्छा रिसीव किया है। अदरवाइज़ ये चैप्टर अच्छे की छुट्टी उड़ा देता, तो समझ ही नहीं आता क्या फिस्कल, क्या प्राइमरी, क्या बजट, क्या हो रहा है, पता नहीं। बजट कुछ हो रहा है बस। बॉक्सेस बना बना के अच्छे नीट एंड टाइडी नोट्स बनाओ, सुंदर नोट्स बनाओ। तुम्हें खुद मन करना चाहिए, भाई मेरे नोट्स हैं, राजा मंत्री चोर सिपाही मत खेलना उसमें कभी।
आजकल तो तुम क्या वो डोरेमोन पोकेमोन कैसे खेलते, राजा मंत्री चोर सिपाही तो हमारे टाइम में होता था। गुड, नोट्स भी सामने रखना, बाद में तुम उसमें से थ्योरी लिखना, पहले मेरे साथ ड्राइंग बनाओ ताकि तुम्हें पॉइंट्स याद रह पाएँ क्रिएटिवली लिख कर। डिस्कशन शुरू करूँ। द टॉपिक इज़ व्हाई डू वी मेक अ बजट। बजट से क्या उद्देश्य अचीव होता है, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द व्हाई वी मेक द बजट। सो आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट दोज पॉइंट्स। सबसे पहला री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, प्लीज़ पे अटेंशन। हमारे इंडिया में 28 राज्यों में से 29 को बोलना चाहिए, राज्यों में से कुछ बहुत गरीब हैं, जैसे हम भी कटोरा लिए राज्यों में आते हैं, मध्य प्रदेश। तो सपोजिंग गुजरात की गवर्नमेंट, जहाँ पहले मोदी जी ने पूरी रन की उसको, सारी कंपनीज़ वहीं जाके अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहती हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी फैक्ट्रीज़ खुलें। फैक्ट्री खुलने से बेटा उस एरिया के लोगों को क्या मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्स, और उस टैक्स से वो अपने लोकल ज़रूरतें लोगों की पूरी करते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट बजट के थ्रू रिसोर्स को शिफ्ट कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तुम कहोगे कैसे? केंद्रीय सरकार ने ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में जो भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा उसको 3 साल तक जीएसटी देना ही नहीं पड़ेगा। उसको हम कंसेशन देंगे, टैक्स में 10% का रेट है तो हम उसका रेट कट करके 2% लगाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको वाटर टैक्स नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे, कारपेट बिछा के आपका इंतज़ार करेंगे। और ऐसा ऐलान करने के कारण गुजरात से फैक्ट्रीज शिफ्ट होकर मध्य प्रदेश में आ गई। तो बताओ रिसोर्स कहीं लगते लगते कहीं और लग गया कि नहीं। ये गवर्नमेंट ने किया अपनी टैक्स के हथियार से। बजट के अंदर टैक्स का एक हथियार है ना, तो वो टैक्स लगा के, बढ़ा के, घटा के, किसी को सब्सिडी दे के, पुचकार के पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ड्राइंग बनाओ और याद रखो और हिंदी में लिखो लाइन। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट एक जगह से दूसरी जगह प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट कर देती है। समझे बिना मत लिखना, नहीं तो एक साल में कुछ याद नहीं रहेगा। कंसेप्ट समझो, उसको हिंदी में लिख लो, क्योंकि वो हमारे खून में घुसी भाषा है हिंदी। हम उसकी एक लाइन देखते हैं और हमें क्लिक कर जाता है। मैंने एक डब्बे में बनाया है मध्य प्रदेश, एक डब्बे में बनाया है गुजरात। मैंने गुजरात से फैक्ट्री शिफ्ट करके लाई मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में मिल रहा था टैक्स रिलीफ, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। और तुम कन्विंस नहीं हो तो बहस करो मुझसे और बोलो नहीं मैम मेरे भेजे में नहीं घुसा। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ राज्य बहुत रिच होते जा रहे हैं एंड अदर्स आर नॉट बीइंग डेवलप्ड, तो वो जो गरीब जगह होती है ना, गरीब इन द सेंस ऑफ जहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं हैं, वहाँ पर फैक्ट्री खोलने पर सब्सिडी दे देते हैं, टैक्स माफ़ कर देते हैं, छूट दे देते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे देते हैं। तो दूसरी जगह राज्यों से हटके इस राज्य में आके फैक्ट्री खुल जाती है। इसको कहते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ऐसे ही कभी कभी बेटा कुछ चीज़ें
प्राइवेट कंपनीज नहीं बनाती, जैसे कोविड की वैक्सीन। जब गवर्नमेंट को लगा कि कोविड की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बहुत महंगी दे रहा है, तो उन्होंने उनसे पूरा बल्क में कंसाइनमेंट ख़रीद लिया। इसमें पैसा लगा कि नहीं लगा? तो गवर्नमेंट का बजट हिल गया। तो जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर ठीक से नहीं बना पाता, गवर्नमेंट खुद उसको बनाने पे कूद पड़ती है, जिसका एग्जाम्पल है कोविड वैक्सीन। इस काम आता है बजट। अगर गवर्नमेंट के हाथ में पैसे हैं तो इट इज़ अ पावर टू परचेज और सेल एनीथिंग, तो वो इसको यूज़ करके खुद गुड्स बना लेते हैं, जिसको प्राइवेट सेक्टर नहीं बना पाता। लेट अस रीड द फर्स्ट पॉइंट। तनुज खड़े होके पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। हाँ, बुकलेट, हाँ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ओपन द बुकलेट एंड रीड। शुरू में है टॉपिक के स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। रीड लाउडली। उस पर लिख लो 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन है। आप इसको क्लास के बाद नोट्स में कॉपी करेंगे। ड्राइंग बनाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए जगह, आर्ट लाइन, वहाँ आप लिखेंगे। पढ़िए थोड़ा और तेज़ बेटे। Through the budgetary policy, government aims to reallocate resources in accordance with the economic and social priorities of the country. Government can influence allocation of resources through tax concessions or subsidies to encourage investment. Government can give tax concessions, subsidies, etc. to the producer. For example, government discourages the production of harmful consumption goods like liquor, cigarettes, etc. Directly producing goods and services. If private sector does not take interest, government can directly undertake the production. I will repeat once again. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब एक एरिया से दूसरी एरिया में कैपिटल को शिफ्ट करना। ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी का इस्तेमाल करती है। सेकंड बात, जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेती, गवर्नमेंट खुद उसे बनाने में कूद पड़ती है, इसलिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए जो बजट से मिलता है। तो ये 3 मार्क्स का पॉइंट है। आपने अभी मेरे साथ ये ड्राइंग बनाई, अब आप इसके नीचे जगह छोड़ दीजिए कि आई विल राइट दोज पॉइंट्स देयर। प्लीज़ कंप्लीट द नोट एंड राइट दिस लेटर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर चल रहा है, पेशेंस रखिए, 10-15 मिनट की बात है बस। रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। बच्चों, एक तरफ इंडिया में है मुकेश अंबानी जैसे लोग, 1 मिनट में 3 करोड़ रुपए की कमाई। पता ही नहीं है कितनी कमाई कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएंगे, जीवन में पता नहीं कितनी पुश्तें उनकी खाती रहेंगी। और एक तरफ ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड इनकम इनइक्वालिटी। हाउ डू यू थिंक बजट से इनकम का गैप ब्रिज होता है? देखो क्या होता है, ये रिच लोगों से गवर्नमेंट लेती है टैक्स। क्या लेती है? उस टैक्स से गवर्नमेंट रोड बनाती है, पाइपलाइंस ले करती है, स्ट्रीट लाइट्स जलाती है। उस सड़क पे चलता तो भिखारी भी है। क्या वो फैसिलिटी वो भिखारी खुद अरेंज कर सकता था? बट वो रिच लोगों ने जो टैक्स दिया ना, उसके कारण गवर्नमेंट ने जो इंफ्रा बनाया ना, उसका फ़ायदा गरीबों को भी मिल रहा है। तो गरीब की सुविधाएं बढ़ रही हैं और रिच को थोड़ा पैसा देके उनकी इनकम कम हो रही है, तो गैप ब्रिज हो रहा है। फिर से कहती हूँ मैं, तब तक तुम ड्राइंग बनाओ। हर कंट्री में कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। क्या करें? जब गैप बहुत हो जाता है ना, तो गरीब लोग आंदोलन करके रईसों को मारने लगते हैं, जो कि विश्व में हुआ था 1930 में अमेरिका में। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इनकम का गैप कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता कि एक मुकेश अंबानी बनता जाए, एक दिन में कोई निपटा देगा, क्या कर लेगा। तो ऐसी इनकम का फ़ायदा नहीं है। तो कंट्री में बराबर बटी रहे इनकम, यही बेहतर है। तो उसके लिए गवर्नमेंट रिच लोगों से टैक्स लेती है, उसका इस्तेमाल करके इंफ्रा बनाती है, जिसको गरीब लोग भी यूज़ करते हैं और उनकी इनकम का गैप ब्रिज होता है। पूरा तो नहीं होता, थोड़ा होता है। समझ समझ के लिखो बच्चों। बच्चे, कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड रीड द सेकंड पॉइंट? यू डोंट हैव द बुक, यू हैव द बुक। सेकंड पॉइंट,
रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, ठीक। आप इसको बाद में नोट के रूप में लिखेंगे, डोंट स्किप इट। फिर से सुन लीजिए लास्ट टाइम। रिच लोगों से टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उस भंडार का इस्तेमाल करती है इन बिल्डिंग द इंफ्रा ऑफ द कंट्री, जिसमें रेलवे की लाइंस हैं, वाटर पाइपलाइंस हैं, बिजली के खंभे हैं, सड़क है, डैम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। फ़ायदा सबको मिलता है। तो इस प्रकार से इनकम का गैप ब्रिज होता है। लॉजिकली समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। चैप्टर ऐसा आएगा कभी पढ़ा भी था कि नहीं। तो ये ड्राइंग बनाइएगा और घर पे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बनाइए 2 डब्बे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये पॉइंट भी बच्चों पूरा तो समझ नहीं आ पाएगा, कुछ कुछ समझ में आएगा। लिखो, कंट्री में 2 फेजेस चलते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब मंदी का दौर। स्कैम 92 देखा? थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में भी जानना सीखो। 12th के बाद तो कमाई चालू हो जाना चाहिए शेयर मार्केट से। भले ही 10,000 के 10,000 बनाओ, पर इतने तो बनाओ, साल भर में इनकम तो डबल करो। सो इनकम इतना तो तुम्हें सिखा के ही छोड़ूंगी मैं इस साल, शेयर ट्रेडिंग। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के 2 हिस्से होते हैं बेटू कंट्री में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कभी कभी ना बच्चे बड़े ये IITians को देख के घबरा जाते हैं कि मैम ये IITians तो 20 लाख 25 लाख का पहले साल में ही पैकेज हो जाता है, हम कॉमर्स वाले तो 10 लाख के पैकेज पे अटके रहते हैं। तो समझो इस बात को कि कॉमर्स वाला एक बहुत बड़ी कला जानता है, अपने 10 लाख के पैकेज को इन्वेस्ट करके 20 लाख बनाना। IITian घिस घिस के मर के 25 कमाता है, पर तुम 15 कमा के भी 30 के बराबर निकलोगे साल के एंड में, अगर सच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट हो। प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो। तुम्हारा एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ में स्टॉक एक्सचेंज, वो तो फिर भी एक थोड़ा छोटा चैप्टर है, बट अगर तुमको समझ आ गई ना शेयर मार्केट कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको, तो तुम धीरे धीरे 1 का 1 रुपया बनाना सीख जाओगे। तो IITian कमाएगा 25 लाख, तुम कमाओगे 15 लाख, पर तुम 15 को भी साल के एंड में क्या कर लोगे? 30। उसको सीखो, दिमाग चलाना सीखो, फाइनेंस में घुसो। जितने भी लोगों के दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़ हैं कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करनी है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, ये सब अच्छा है, बट जब तक लाख रुपए महीना घर पे ना आए ना, तब तक अच्छा नहीं लगता है। इतना तो मिनिमम कमाओगे कि नहीं कमाओगे? तो भाई भेजा ठीक करो, फाइनेंस मिनिमम आपको इतना तो चाहिए कि इतना भी नहीं कमाओगे। तो फाइनेंस सीखो। फाइनेंस का मतलब अकाउंट स्ट्रॉन्ग करो, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करो, और बिज़नेस स्टडीज़ को भी ढंग से पढ़ो। अभी तो बिज़नेस स्टडी के इजी चैप्टर चल रहे हैं, अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर आएगा, उसमें ऐसा लगेगा तुम आधे CA बन गए। इतना मज़ेदार चैप्टर है वो बिज़नेस स्टडीज़ का। मैं ही पढ़ाती हूँ वाला चैप्टर। तो द पॉइंट इज़ कि दिमाग तेज़ करो प्लीज़। इस साल अपनी मैच्योरिटी बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लो। आई एम नॉट सेइंग कि सब CA करने घुस जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट। जिसको जो करना है, MBA फाइनेंस करना है, CFA करना है, ACCA करना है, CA करना है, जो कोई क्लैट के थ्रू लॉ करने वाला हो, बट प्लीज़ टेक अ फास्ट डिसीजन। तुम्हें करना क्या है और जो करना है फिर उसके अकॉर्डिंग अपन अभी से स्टेप्स लें। ऐसे नहीं कि तुम साल के एंड में बोलोगे मैम मेरे को तो क्लैट करना था, मैंने तो कोचिंग ही ज्वाइन नहीं करी, अब मेरे को सपना आ रहा है तो ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए अपने को थोड़ा सा अलर्ट होना है इस समय। जैसे ही तुम्हें स्कूल तो बंद हो ही गए,
थोड़ा आत्म मंथन करो कि तुम्हें करना क्या है 12th के बाद। कॉमर्स लिया है, कॉमर्स वाला पैसे से पैसा बनाना जानता है और फैशनेबल डिग्रीज के पीछे नहीं। मेरे से कोई भी बोले कि मैं ये कर रहा हूँ तो बता दे भाई कमा के कितना लाएगा घर, अपने ही घर लाएगा पर मुझे बता तो दे। शांति मिलना चाहिए ना कि मेरे बच्चे इतना तो कमाएंगे कम से कम। चलो तो अपन क्या बात कर रहे थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में कौन से दो स्टेज होते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई, और डिफ्लेशन मंदी का दौर, व्हेन नथिंग इज क्लिकिंग इन द इकोनॉमी, कुछ हो ही नहीं रहा, डिप्रेशन। तो इन्फ्लेशन के टाइम, अब यहाँ से समझ में नहीं आएगा, बस लिखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के टाइम डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो वो बहुत दिक्कत की बात होती है। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करके इसको ठीक करता है। इसको सिर्फ लिख ही सकते हो क्योंकि चैप्टर नंबर 7, 8, 9 है एग्रीगेट डिमांड, तब समझ में आएगा ये पॉइंट। लिख के रख लो बस। इन्फ्लेशन के टाइम एडी इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। शॉर्ट में सुन लो कि डिमांड ज़्यादा होना कभी अच्छा नहीं होता। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर लेती है टू रिड्यूस डिमांड। आर्टिफिशियली लिखना पड़ेगा, भी समझ में तो नहीं आएगा। क्या बेटू, पॉपुलेशन की वजह से नहीं, आई विल टेल यू क्यों नहीं। ये सिर्फ पैसे की अधिकता की वजह से ही होता है। When demand is more than supply, it causes inflation। गवर्नमेंट उसको ठीक करने के लिए अपना खर्चा कम कर लेती है, और बजट इज़ अबाउट खर्चा, इसलिए ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। जब मंदी का दौर होता है तो कोई सामान खरीदने घर के बाहर ही नहीं निकलता है, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है, लोगों के हाथ में, मज़दूरों के कैसे भी पैसा पहुंच जाए, ताकि वो लोग कम से कम कुछ तो खरीदने घर के बाहर निकलें। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लिख के रख लो। वो चैप्टर पढ़ोगे तब आ जाएगा। 7:30 भी बज रही ना, उसका तुम्हारी बैटरी फ्यूज़ हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, सो गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इंडियन रेलवे किसकी है? 100% गवर्नमेंट ओन्ड। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे ना तो इंडियन रेलवे बंद हो जाए। इंडियन रेलवेज़ में इतने एम्प्लॉयज़ की सैलरी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू देती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं इंडिया में, टिकट लेस ट्रैवल। एक बोगी में 72 सीट होती हैं, 140 लोग बैठ के जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट ही नहीं होता है, आई मीन इसलिए रेलवे गोज इन लॉस। तो रेलवे को चलाने के लिए पैसा कौन पंप करता है? गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। आई नो अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते, 2 पॉइंट बचे। मैनेजमेंट ऑफ, लिख तो लो यार, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। आ रहा है समझ? गुड बच्चे हो तुम लोग। अब तो घर में बैठे तुम लोग लेटे लेटे पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें सब समझ आ रहा है। इन लोगों की बत्ती बुझी हुई है, समझा दूंगी, मना थोड़ी कर रही हूँ। लिख लिया मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हिंदी में गवर्नमेंट अपने इस तरह के एंटरप्राइजेस को संभालने के लिए खर्चा करती है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब तो तुम ड्राइंग क्लास समझ के लिख लो यार, समझ कुछ आ नहीं रहा है तुम्हें। इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ हाँ पूरा लिखना है, घर पे अपने को पूरा लिखना ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इस पर क्वेश्चन आता है। हाँ बेटा, यस बाकी, यस ईशा, हार्दिक, स्नेहा, बाकी, गुड बच्चे। इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टोरी क्या है सुनो। बैंकिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट, लोग सेविंग करते हैं, बोलो हाँ या ना। सेव करके वो पैसा कहाँ भेजते हैं? बैंक में। बैंक किसको देता है?
जिसको लोन चाहिए होता है उसको देता है, और वो आदमी क्या करता है, इन्वेस्ट। इससे कंट्री ग्रो करती है। तो इसकी स्टार्टिंग कौन से शब्द से हुई है? तुम बताओ, गवर्नमेंट कैसे सेविंग पे असर डालेगी? कैसे? टैक्स के थ्रू। अगर आज हमारा 100 रुपये इनकम है और बेटा 60% टैक्स है, तो हमारे हाथ में बचे कितने हैं? 40। खाक सेविंग करेंगे। तो गवर्नमेंट को अगर सेविंग बढ़ाना है तो गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगी? तो अगर 10% टैक्स है तो 10 रुपये गए और बचे कितने? 90। इससे होगी सेविंग। तो बस ये चार्ट बना लो। ग्रोथ कैसे होती है? लोग पैसा बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, बैंक लोन देती है, वो फर्म इन्वेस्ट करती है, कंट्री बढ़ती है। शुरुआत हो रही है सेविंग से, जो टैक्स कम करके होती है। लिख लिया? इसको तुम नोट्स में से जाके इसकी पूरी थ्योरी लिखोगे, एल्स पेपर में जब आएगा तो लिखते नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट हॉलीडे? बता रही हूँ यार, रुक जाओ। लास्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। बेटा इंडिया में ये देखो, जो मैंने मार्क करके रखे हैं, ऐसे तो तुम्हें नहीं दिखेंगे, बट बहुत सारे एरिया क्रिटिकली गरीब हैं, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश की भी कई सिटीज़ इसमें आती हैं। वो तो अपन कैपिटल में रहते हैं, भोपाल में, इसलिए बच गए। ये इतनी एरियाज़ जो हैं नो इनकम, वेरी लो इनकम, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट सेट करके उठाने की कोशिश करती है उनको। सो दिस इज़ ऑल्सो डन थ्रू बजट।